वेलकम टू एनजीएस लॉ कॉलेज। और ठीक है, तो क्या है कि एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। बाहर बहुत तेज से बारिश हो रही है। आई डोंट नो वॉइस क्लियर है या नहीं। सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स है, उसका ही क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में महिलाओं के बारे में जो नेशनल कमीशन है, महिला आयोग, बहुत नाम सुने हो, बहुत उसकी बेमान उसके खिलाफ बोलते रहते हैं लोग, कहते हैं हाँ महिला आयोग है, पुरुष आयोग भी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ नेशनल कमीशन का नाम तो तुमने सुना ही है। शॉर्ट में हम देखते हैं, शॉर्ट में इसका एनसीडब्ल्यू कहेंगे। एस फॉर नेशनल, सी फॉर कमीशन, डब्ल्यू फॉर वुमेन। नाउ एनसीडब्ल्यू बार बार बोलेंगे क्योंकि टाइम लेता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीडब्ल्यू कैसे हुआ है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का यह मतलब होगा संविधान नहीं, निर्माण। ठीक है, The National Commission for Women was constituted in January 1992 under the National Commission for Women Act 1990. So एक एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। एक एक्ट बन गया और इसी एक्ट के अंतर्गत एक कमीशन बनाया गया, एनसीडब्ल्यू, जो कि कब आया है? 1992 में आया है। ठीक है, इट इज अ स्टेटरी बॉडी। स्टेटरी बॉडी क्या होती है? वो बॉडी, स्टेटरी बॉडी मतलब शरीर नहीं, ठीक है, संस्था। स्टेटरी का क्या मतलब होगा? ऐसी संस्था जिसको कानून लाकर संसद बनाती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर, हेड का मतलब इसके और भी क्वार्टर होंगे, लेकिन जिसका हेड होगा, जो मेन क्वार्टर होगा, वो दिल्ली में है। ठीक है, सिर्फ न्यू दिल्ली में है, एनडी में है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? टू सेफ गार्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया में जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना। देखो, इंडिया में जो महिलाएं हैं, चाहे वो विदेशी हो और चाहे भारतीय हो, ठीक है, यहाँ वुमेन ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। ठीक है, इसका मतलब बाहरी महिला भी अगर इंडिया में आई है, उनके सब कुछ होता है तो ठीक है। ये हिंदी का नोट से स्टॉप करके अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे बोलते हैं मैम हिंदी वाला भी साथ में रहना चाहिए, है ना। चलो, कंपोजिशन ऑफ एनसीडब्ल्यू एज पर सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो एनसीडब्ल्यू जो एक्ट 1990 में आया था, उसकी धारा 3 सेक्शन 3 के अंतर्गत इसके निर्माण किया गया है। कौन कौन इसमें होगा ये दिया गया है। देखो, अलग अलग जगह से पढ़ने बहुत सारी चीज मिलेगी, हम शॉर्ट में लिए हुए देख लेते हैं। ठीक, नाउ चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन वो नहीं जिस चेयर पे बैठेगा, सभी चेयर पे बैठेंगे, कोई चटाई लगा के नहीं बैठेगा। चेयर मतलब जो हेड होगा। ठीक है, किसके द्वारा द्वारा हेड नॉमिनेट किया जाएगा? नॉमिनेट मतलब चुनाव नहीं लड़ेगा क्या होगा? नियुक्त होगा। ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मस्ट बी समवन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। कॉज ऑफ वुमेन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति बनेगा जो महिलाओं के अधिकारों या महिलाओं के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, महिलाओं के कार्य क्षेत्र मतलब महिलाओं के अधिकारों के कार्य क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये 1 हो गया चेयरपर्सन प्लस 5, 5 मेंबर्स और रहेंगे। पर्सन ऑफ एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन्स वेलफेयर। नाउ और कौन कौन रहेगा? इन पांचों मेंबर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ये या तो विधि के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, डेवलप क्षेत्र हैं, विकास जो लोगों के लिए आवश्यक होते हैं मानव जीवन के लिए। और क्योंकि महिला का आयोग है तो महिला के वेलफेयर से संबंधित क्षेत्र में से होने चाहिए। ठीक है, सो ये 5 मेंबर हैं तो 5 क्षेत्र में से होना चाहिए। प्लस जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसमें से कम एक एससी और एसटी कम्युनिटी से भी होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 मेंबर एससी एसटी कम्युनिटी से होना चाहिए। ये क्यों बोल रहा है? तो क्या एससी एसटी कम्युनिटी से होगा तो क्या उसमें ये पांचों क्वालिटी नहीं होनी चाहिए? तो पांचों क्वालिटी किसी में नहीं होगी। एक ला से हो सकता है, ला के साथ साथ उसको एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लेकिन इनमें से एक एक गुण सबके अंदर होना चाहिए। और उन पांचों में से कोई एक एससी एसटी विभाग से होना चाहिए। विभाग मतलब उस ट्राइब या शेड्यूल कास्ट से होने से मतलब ये है कि वो महिला अगर उस कास्ट से रहेगी, मान लो 2 महिलाओं की, मान लो कोई बात आ गई और कोई महिला एससी एसटी कास्ट पीड़ित है,
तो उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है कि हर पक्ष के लोगों को थोड़ा क्या दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ठीक है। तो ये वाला इसके बगल ही वाला लिख लेना, ठीक है। मेंबर सेक्रेटरी +1 देखते हैं। देखो ये वाला जो रहेगा ये इसी 5 में से एक रहेंगे, ठीक है। तो 1 + 5 + 1 मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। जो मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे ये क्या कहते हैं, प्रशासनिक कार्य में या मैनेजमेंट करने में क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। नाउ तो अभी तक ये 5 और 6 मेंबर तो कंफर्म है ना। मेंबर सेक्रेटरी एक होगा कि 2 होगा, मान लो कि एक होगा, तो 6+1 6+2 6+3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक। मोस्टली यहाँ पर चूंकि एस नहीं लगा हुआ है तो हम एक मानते हैं, है ना। तो 6+1 मिनिमम 7 मेंबर होंगे। मेरा हिंदी, ठीक है। इनके सबकी नियुक्ति कौन कर रहा है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग नेशनल कमीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेशनल कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। टर्म कितना होता है, चेयरपर्सन हो चाहे चाहे कोई अन्य सदस्य हो, ठीक है। जिस दिन वो अपने पद को संभालता है, पद मतलब अपने सीट पे, सीट मतलब चेयर नहीं है, अपनी पोस्ट पे, ठीक है। उस दिन से 3 साल तक अपनी पोस्ट पे रहेगा। बट इनका रिमूवल कैसा होगा, तो सबसे पहला रिमूवल में जो भी दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि चाहे चेयरपर्सन हो या कोई मेंबर हो, उनके त्याग पत्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ रिमूवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूवल कौन करेगा, निकालेगा कौन, ये देख लेते हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी ऑर्डर रिमूव द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर। 2 बार कर दिए, इसको 2 बार कर दिए, ठीक। क्या बोल रहा है, देखो हम ये रूल है कि जिस पद के लोग ने आपको नौकरी दी है उससे छोटे पद का इंसान आपको नौकरी से नहीं हटा सकता। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है तो वही आपका रिमूवल कर सकता है, ठीक है। और चेयरपर्सन या अदर मेंबर सबका या सेक्रेटरी सबका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वही रिमूव करेगा। लेकिन कुछ आधार है, अपने मन से नहीं करेगा, ठीक है। सो क्या आधार है, पहला तो दिवालिया घोषित हो गया हो, ठीक है। दिवालिया का मतलब क्या होता है, इसके पास कोई पैसा ना बचा हो, ठीक है। बैंक द्वारा हर जगह से वो कर्जे में आ गया हो, बहुत लंबी परिभाषा हो जाएगी, चलिए। अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर भी किसी भुगतान वाली नौकरी में लगे। सो क्या हो कि जब ये रूल होता है कि अगर आप महिला कमीशन आयोग में काम कर रहे हो तो आप अन्य कोई ऐसा कार्य नहीं लोगे जो आपको एक्स्ट्रा इनकम देता है, ठीक है। और वो काम जो है क्या है, कोई नौकरी टाइप का है, ठीक है। ये देखो हम लोग संसद वगैरह राष्ट्रपति वगैरह के लिए भी पढ़ते हैं, जज वगैरह वगैरह के लिए भी पढ़ते हैं ना। अगर आप कोई एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो तो भी आपको आपके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अपने कार्य को करने में क्या हो गया है, असमर्थ हो गया है। फॉर एग्जाम्पल महिला आयोग है सदस्य और उसको क्या करना है, महिला आयोग की सदस्य और उसको जाके जांच करनी है, बट वो चल ही नहीं सकती, वो बिस्तर पे बहुत बीमार हो गई मेंटली वगैरह, है ना। किसी भी तरीके से अपने काम को नहीं कर सकती, तो फिर ऐसे व्यक्ति को उस पद पे क्यों रखा जाएगा, ठीक है। नाउ विक्षिप्त मानसिक स्थिति में हो, और देखो अभी हमने एक जगह सोनम वाला केस देखा था, ठीक है। मैंने उस दिन क्लास में भेजा था, कोई भी अगर पागल हो जाता है, पागल रहता है अपना कार्य को करते समय, अपराध को करते समय, तो उस पागलपन को मेडिकल से नहीं बल्कि विधिक पागल होना चाहिए। मतलब कोर्ट जो है उनका रिपोर्ट देके, मेडिकल रिपोर्ट देकर उसको पागल घोषित करे, तब उसको कोई सजा नहीं मिलती। वैसे ही अगर कोई पागल हो गया है न्यायालय, सचिव न्यायालय द्वारा, तो उसको क्या नहीं होगा, वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, जनहित के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जनहित के विरुद्ध हानिकारक है, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी है जिसमें उसको कारावास हुई है। और सुनो हमेशा याद रखना, जब कारावास वाला, इससे पहले भी हमने एक जगह देखा था, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ऐसा जो कारावास जिस सजा के लिए हुआ है वो मोरालिटी से संबंधित है, ठीक है। लेकिन तब तक उसको ऊपर में से किसी भी कारण से उसको तब तक नहीं हटाया जाएगा, सिवाय वो वाला मोरालिटी केस वाला, जब तक उसको सुनवाई का अधिकार ना दे दिया जाए, ठीक है। ये नेचुरल राइट का नियम है। चलो पावर्स क्या है, तो अर्ध न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं, कोई चीज जिसके पास पूरी जुडिशरी की पावर तो नहीं है,